डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड, जिसमें हमारा पेपर सेकंड है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसमें मैं MC मीना असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ EFM SPSC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है हमारा बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बैंक की डेफिनेशन, उसका सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में हम विस्तृत से चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि बैंकर तथा ग्राहक का जो संबंध है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बैंकर का उसका मीनिंग और उसके डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, बैंकर का अभिप्राय उस संस्था से लगाया जाता है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, जो अपने ग्राहकों के धन को जमा पर प्राप्त करती है और मांगने पर भुगतान, ऋण सुविधा और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। अगर हम बात करें भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अनुसार, बैंकर्स के अंतर्गत बैंकिंग का कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, संस्था तथा प्रत्येक डाकघर बचत बैंक सम्मिलित है। अर्थात भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग का आशय उधार देना और विनियोजन हेतु जनता के मुद्रा जमा पर स्वीकृति करना, चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य प्रकार के मांगने पर वापसी पुनर्भुगतान की व्यवस्था करना। अर्थात हम ये कह सकते हैं बैंकर का अभिप्राय उस संस्था या व्यक्ति से लगाया जाता है जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है, मुद्रा का लेन देन करती है और उसका मुख्य व्यवसाय जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करना है और मांगने पर धन निकालने की फैसिलिटी प्रदान करते हैं। प्राय हमने देखा है कि अपने नाम के साथ बैंक, बैंकिंग अथवा बैंक शब्द का प्रयोग करती है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ कस्टमर का देखते हैं, यानी ग्राहक का अर्थ देखें तो सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था बैंक का ग्राहक माना जाता है जिसका उस बैंक में अकाउंट हो और उसका बैंक से नियमित व्यवहार होता हो। अगर हम प्राचीन विचारधारा में देखें तो सर जॉन पेटेज के अनुसार एक आकस्मिक सौदा कर लेने से किसी व्यक्ति को बैंक का ग्राहक नहीं कहा जा सकता। ग्राहक होने के लिए कुछ मान्य सौदे अथवा आदत होनी आवश्यक है। अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार देखें तो कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था बैंक में अपने नाम से अकाउंट खोलता है और उसका ग्राहक बन जाता है, चाहे बैंक से वह व्यवहार नियमित हो या अनियमित हो। अगर हम बात करें डॉक्टर हर्ट के अनुसार तो एक ग्राहक वह है, कहने का मतलब कस्टमर वह है जिसका बैंकर के पास कोई खाता हो या उसके लिए कोई बैंकर के रूप में कार्य करने का दायित्व उसके ऊपर लेता है। कहने का मतलब यह है ग्राहक कहलाने के लिए दो शर्तें हैं जिस पर वह कसौटी पे उतरे। पहली, बैंक में अपने नाम का अकाउंट हो और दूसरी उसकी जो कंडीशन है वो है जिसका बैंक के साथ बैंकिंग व्यवसाय का व्यवहार हो। यह नियमित और आकस्मिक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर की। अगर हम बात करें तो ये दो क्राइटेरिया में बांटा हुआ है। पहला है जनरल रिलेशनशिप और दूसरा है स्पेशल रिलेशनशिप। तो पहले हम बात करते हैं जनरल रिलेशनशिप की। अगर हम बात करें तो ये भी 4 क्राइटेरिया में विभक्त है। सबसे पहले हम लेते हैं रिलेशनशिप एज ए क्रेडिट एंड डेब्टर्स। कहने का मतलब यह है ऋणदाता तथा ऋणी का क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम देखते हैं। बैंक जब ग्राहक का संबंध प्रमुख रूप से उसका जो ऋणी है या ऋणी के रूप में ऋणदाता है या दूसरे व्यक्ति जिसका ग्राहक के खाते में तत्कालीन स्थिति से निश्चित की जाएगी। अर्थात बैंक तथा ग्राहक के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंध ऋणी और ऋणदाता के रूप में होता है। जब ग्राहक बैंक में खाता खोलकर अपने डिपॉजिट्स जमा कराता है
तो बैंक ऋणी और कस्टमर्स ऋणी बन जाता है। अगर हम बात करें तो बैंकर तथा ग्राहक के बीच उस स्थिति में बैंकर न कोई अभिकर्ता और न ही कोई दलाल, वरन वह एक ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें है, पहली है, बैंकर और ग्राहक अपने खाते में बैलेंस की स्थिति के अनुसार उसका जो ऋणी है और ऋणदाता दोनों हो सकता है। डिपॉजिट्स आर पेएबल ऑन डिमांड्स ओनली, कहने का मतलब जमा राशि ग्राहक द्वारा मांग पर ही देय है। तीसरी है डिमांड एट प्रॉपर पैलेस एंड टाइम, कहने का मतलब मांग का समय और स्थान उपयुक्त होना चाहिए। और इसकी जो लास्ट विशेषता है वो है डिमांड ऑफ पेमेंट शुड बी इन प्रॉपर मैनर, यानी भुगतान की मांग उपयुक्त ढंग से होनी चाहिए। दूसरा है हमारा रिलेशनशिप ऑफ बैंकर्स एज ए एजेंट के रूप में अगर हम बात करें तो आधुनिक युग में बैंकों के कार्यों में इतनी अधिक विविधता है जिसके कारण उसका जो कस्टमर और बैंकर का जो रिलेशनशिप है वो केवल ऋणी तथा ऋणदाता की सीमित नहीं है, बल्कि ग्राहक के एजेंट के रूप में भी वो कार्य करता है, जिसे हम संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। कस्टमर्स के बिलों, उसके चेक्स, हुंडियों आदि का भुगतान लेना, कस्टमर की ओर से इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, रेंट, उसका डोनेशन और जितने भी लोन्स हैं उनकी किस्तों का भुगतान करना, कस्टमर्स की ओर से शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय करना, कस्टमर्स के लिए जो भी इंटरेस्ट है, उसका डिविडेंड है, उसका रेंट है या लोन की जो किस्त है उसको वसूलना, कस्टमर्स के लिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, कस्टमर्स के एजेंट के रूप में अन्य कोई कार्य भी हो सकते हैं। अतः बैंक में जो सावधानी रखनी चाहिए बैंकर्स के रूप में वो इस प्रकार है, स्पष्ट आदेश पर कार्य, अर्थात बैंकर को एजेंट के रूप में कार्य करते समय ग्राहक से स्पष्ट आदेश की आवश्यकता होती है। दूसरा है खर्चे तथा पारिश्रमिक की वसूली। एजेंट के रूप में कार्य करने पर बैंकर को ग्राहकों से जितने भी खर्चे हैं और उसके बदले में जो रेम्युनरेशन है उसकी वसूल करने का अधिकार होता है। लापरवाही या कपटपूर्ण व्यवहार के लिए क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व, अर्थात एजेंट के रूप में कार्य करते समय अगर बैंकर्स के कपटपूर्ण व्यवहार और लापरवाही से ग्राहक को क्षति होती है तो उसका भी क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया है। फिर तीसरा है रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एज ए एजेंट, अर्थात अभिकर्ता के रूप में बैंकर और ग्राहक का जो संबंध है। अब हम देखेंगे ट्रस्टी के रूप में, यानी रिलेशनशिप ऑफ बैंकर एज ए ट्रस्ट। इसके अंतर्गत आजकल बैंक एक ट्रस्टी के रूप में कस्टमर्स को कई प्रकार की फैसिलिटीज प्रदान करती है। बैंकर्स कस्टमर्स के उनके जितने भी आभूषण है, उनके प्रपत्र है या धन आदि की सिक्योरिटीज का कार्य करते हैं। फिर भी कुछ सावधानियां हैं एज ए ट्रस्टी के रूप में जिसमें ध्यान रखा जाता है। पहला है सुरक्षा प्राप्त करने की उपयुक्त प्रविष्टि, यानी प्रॉपर एंट्रीज होनी चाहिए। बैंकर को अपने ग्राहक के सुरक्षा प्राप्त करने की प्रविष्टियां हैं एंट्री, यानी सेफ कस्टडी राइट रजिस्टर में जमाकर्ता के हस्ताक्षर पर रजिस्टर में अंकित करना चाहिए। दूसरा है सेफ्टी टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तीसरा है फैसिलिटी ऑफ निरीक्षण की सुविधा, यानी इंस्पेक्शन कभी भी कर सकते हैं। बैंकर को ग्राहक द्वारा सुरक्षा रखी गई वस्तुओं का निरीक्षण करने की फैसिलिटीज प्रदान की जाती है। फिर है चौथा जो इसमें ध्यान रखना चाहिए, हैंडलिंग ओवर प्रॉपर्टी, यानी सुरक्षात्मक संपत्ति की वापसी। इसके अंतर्गत बैंक अपने पास सुरक्षात्मक यानी सेफ्टी के तौर पर रखी गई एसेट्स को उनके जमा कराने वाले उसका ओनर है उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को मांगने पर वापस लौटाने का दायित्व होता है। फिर आता है लायबिलिटी ऑफ कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति का दायित्व। इसके अंतर्गत बैंक की लापरवाही या अनियमितता के कारण सुरक्षा जमा संपत्ति गुम हो जाए
या कोई क्षति हो तो बैंक उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व होता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप ऑफ बैंकर्स एज ए एडवाइजर के रूप में, यानी परामर्शदाता के रूप में। तो बैंकर व्यवसाय की जटिलताओं और वित्तीय मामलों में विशिष्टता के कारण ग्राहकों के लिए एडवाइजर के रूप में कार्य करता है। बहुत से बड़े बैंक कस्टमर्स को परामर्श देने के लिए एक एडवाइजरी सेल की स्थापना करते हैं, जिसके माध्यम से बैंक अपने कस्टमर्स को अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशल रिलेशंस की। अगर हम बात करें तो इसमें भी दो है। पहला राइट्स ऑफ बैंकर्स और ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट्स ऑफ बैंकर्स की। अगर हम बात करें तो बैंकर को अपने कस्टमर्स के विरुद्ध 5 प्रकार के वैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिनमें पहला है ग्रहणाधिकार, भुगतान नियोजन का अधिकार, तीसरा है समायोजन का अधिकार, और चौथा है अपने द्वारा प्रदत्त जितने भी सर्विसेज हैं उनके बदले में कमीशन, ऋणों पर ब्याज और अन्य आकस्मिक चार्जेज का अधिकार, और पांचवा है परिसीमा अवधि संबंधी अधिकार शामिल है। दूसरा हमारा है, फिर हम बात करते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकर्स की बात करें, यानी उसके दायित्व की हम बात करें तो बैंकर्स और उसके कस्टमर्स के लिए विशेष संबंध में ग्राहकों के प्रति कुछ दायित्व भी बनते हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार है। पहला है ग्राहकों के चेकों के भुगतान का वैधानिक दायित्व। दूसरा, कहने का मतलब यह है ग्राहक का जो चेक पूर्ण होना चाहिए, चेक भुगतान के लिए विधिवत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ग्राहक का खाता खोलने होने पर बैंक भुगतान के लिए उत्तरदायित्व होता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रदान करना। दूसरा इसका जो दायित्व आता है बैंकर का ग्राहक के चेक का अनुचित अनादरण का दायित्व। जब बैंक बिना किसी वैध कारणों के कारण ग्राहक के जो चेक्स है अथवा जानबूझकर डिसऑनर्स कर दे तो भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की सेक्शन 31 के प्रावधान के अनुसार बैंक कस्टमर्स को होने वाली जो भी क्षतिपूर्ति है उसके लिए वो उत्तरदायित्व होता है। तीसरा है बैंकर पर ग्राहक के खातों की गोपनीयता का दायित्व, अर्थात प्रत्येक बैंक अपने कस्टमर्स के खातों के बारे में सिक्रेसी यानी गोपनीयता बनाए रखते हैं। तीसरे पक्षकार को वो किसी भी नहीं बताते हैं सूचना इंफॉर्मेशन के बारे में। चौथा जो बनता है वो आता है बैंकर्स लायबिलिटी फॉर रॉन्गफुल इंफॉर्मेशन। बैंकर्स का कस्टमर्स के जो भी अकाउंट है या कामकाज के जितने भी तथ्य हैं, जानकारियाँ है, उसके प्रति दायित्व बनता है। अर्थात वैधानिक बाध्यता बैंकिंग परिपाटी या जनहित के ग्राहक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता जरूरी है। फिर आता है कुर्की आदेश पर बैंक का दायित्व, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकर्स ऑन क्लियरेंस ऑर्डर। इसमें सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत इसके जो आदेश है उसके अंतर्गत जब किसी क्रेडिटर्स की प्रार्थना पर न्यायालय कुर्की आदेश द्वारा बैंक के बड़े ऋणी के धन की रूप जो निकासी है उस पर रोक लगा देते हैं और बैंक द्वारा न्यायालय के जो आदेश आते हैं उनकी पालना के दायित्व आ जाता है। तो इस प्रकार से हम बैंक्स के जो दोनों रिलेशनशिप है कस्टमर्स के प्रति उसको हम समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इतनी चर्चा करेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम चर्चा करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स और उनका ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।